guys, welcome back to my YouTube channel. In this video I will be explaining class 5th English and unit 2 of it. If you haven't watched chapter 1 of class 5th, then I will link the video of that in description as well as in I button, so you all can check that out. Activity 1. There are many poems and stories on the virtue of friendship. यानी फ्रेंडशिप पे बहुत अलग अलग टाइप की स्टोरीज लिखी गई हैं. फ्रेंडशिप इज वन ऑफ दोज थिंग दैट मेक्स इवन ए पुअर पर्सन रिच एंड ए सैड पर्सन हैप्पी. फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि कोई अगर पुअर पर्सन भी है तो उसको रिच बना सकता है, एंड अगर कोई सैड है तो उसको हैप्पी कर सकता है कोई भी दोस्त. इसके बारे में यहाँ बोला गया है. यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में पोएम लिखी गई है. फर्स्ट इज एरो, सेकंड इज सॉन्ग. सॉन्ग और एरो का क्या कनेक्शन है वो भी हम देखेंगे. आई शॉट एन एरो इनटू द एयर. आई शॉट एन एरो इनटू द एयर. इट फेल टू अर्थ. आई न्यू नॉट वेयर. मैंने आसमान में एक तीर कमान छोड़ा और मुझे मालूम नहीं चला कि वो पूरी दुनिया में कहाँ जाके गिरा है. फॉर सो स्विफ्टली इट फ्लू द साइट कुड नॉट फॉलो इट्स फ्लाइट. वो इतनी जल्दी तीर कमान जो था, तीर में से जो कमान निकल के गया था वो इतनी जल्दी चला गया कि मैं आंखों से देख भी नहीं पाया. स्विफ्टली मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, क्विकली. I breathed a song into the air, it fell to earth, I knew not where. मैंने एक गाना गाया लेकिन वो हवा में वो गाना कहाँ चला गया मुझे मालूम नहीं चला. It fell to earth, I knew not where. For who has sight so keen and strong that it can follow the flight of song. हम कुछ भी बात बोलते हैं, गाना गाते हैं तो हवा में वो एकदम वो जाता ना, इवापोरेट बोलो या मतलब एक टाइम तक ही सुनाई देती है आवाज़, उसके बाद नहीं सुनाई देती. तो वही यहाँ पे बोल रहा है. लॉन्ग लॉन्ग आफ्टरवर्ड इन एन ओक आई फाउंड द एरो स्टिल अनब्रोकन एंड द सॉन्ग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आई फाउंड अगेन इन द हार्ट ऑफ ए फ्रेंड. यानी कि मुझे बहुत समय बाद वो जो मैंने तीर, जो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में जो बताया था ना, तीर कमांड से निकाला था, तो वो वाला तीर मुझे ओक ट्री पे जाके मिला. वहां पे फंसा हुआ था वो, लेकिन अनब्रोकन था, यानी कि टूटा नहीं था वो एरो. और मैंने जो अपना गाना गाया था वो भी मुझे मिल गया. कहाँ मिला, तो मेरे फ्रेंड के दिल में मिला. बहुत अलग टाइप की पोएम थी ये लिखी गई है बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो. एंड यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में, यहाँ कैसे वो दोनों एक जैसी हैं और कैसे बिल्कुल अलग हैं ये यहाँ पे बताया है. दो चीज़ मतलब एक एरो और एक सॉन्ग. What is talked about mainly in the first stanza यानी फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर मेनली एरो के बारे में बताया गया है कि एरो तीर कमान में से निकाला था. सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि हम सॉन्ग जैसे गाते हैं, कुछ भी हम बोलते हैं तो वो एकदम गायब हो जाता है, मतलब बहुत समय तक हमें नहीं सुनाई देता. और यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या है दोनों के बीच में वो हमें बतानी है. व्हाट डज द लास्ट लाइन मेन टू यू. लास्ट लाइन मतलब आई फाउंड अगेन इन द हार्ट ऑफ ए फ्रेंड, इसका क्या मतलब होता है. तो अगर आपने पोएम ध्यान से पढ़ ली तो आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा, इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, पोएम में से ही लिया गया है. नाउ इन एक्टिविटी 2 वी हैव टू वर्क इन पेयर्स. राइट द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड. अपने बेस्ट फ्रेंड जो है उनका नाम लिखना है और आप क्यों उनको लाइक करते हो वो लिखना है. आपके और आपके दोस्त में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, यानी कि क्या सेम बातें हैं. जैसे उसकी हाइट सेम है, मेरी हाइट सेम है, मतलब सेम हाइट है, हम दोनों को ड्राइंग करना पसंद है, हम दोनों पढ़ाई में अच्छे हैं, तो ये सिमिलैरिटीज़ हो गई. डिफरेंसेस मतलब अपोजिट थिंग. जैसे उसको मीठा खाना पसंद है, मुझे खट्टा खाना पसंद है, तो ये डिफरेंसेस हो गए. तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखो, उसके लाइक डिसलाइक सारी चीज़ें. अपने बेस्ट फ्रेंड का यहाँ नाम लिखना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है माई बेस्ट फ्रेंड इज आयशा बिकॉज शी इज़ वेरी हेल्पिंग एंड काइंड पर्सन. सिमिलैरिटीज़ क्या है हम दोनों में, तो हम दोनों की हाइट सेम है, हमारे दोनों के बाल कर्ली हैं. डिफरेंसेस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि वो मेरे से ज़्यादा स्मार्टर है. एक्टिविटी 3 given below is a beautiful story. It is about how grandfather treats his chair as a friend and how the grandson understand the feeling of grandfather better than his parents. ये जो स्टोरी है ये बहुत बड़ी होने वाली है. स्टोरी में बेसिकली यही बताया गया है कि जो एक दादाजी थे उनकी एक बहुत पुरानी चेयर थी जिनसे उनको बहुत लगाव था, यानी कि ग्रैंडफादर को अपनी चेयर से बहुत लगाव था, लेकिन उनकी चेयर बहुत पुरानी हो जाती है, बहुत ख़राब कंडीशन में आ जाती है, इसलिए उसको बेचने की बात हो रही होती है घर में.
और उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि उस चेयर ने उनके बहुत सारे फेसेस देखे हुए हैं, उनके साथ रही है इतने सालों से, इसकी वजह से। तो यही पूरी बात वो अपने ग्रैंडसन यानी कि पोते से बोलते हैं और उनका पोता समझ जाता है, और इसी वजह से ग्रैंडफादर जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह अपने पोते को बता पाते हैं। उसके उनके जो लड़के हैं, उनकी जो बहू है, उनसे वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाते बात करने में, यही यहाँ पे बोला गया है। लेकिन लास्ट में सब कुछ सही हो जाता है। ग्रैंड पास फ्रेंड, ग्रैंडफादर की जो फ्रेंड थी वो कौन थी, तो एक चेयर थी, उसके बारे में यहाँ बोला है। मॉम, यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो बताया गया है कि कितने करेक्टर हैं, कौन कौन है, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। सबसे पहला होगा जॉन, उसके बाद आएंगे उसकी मम्मी, देन उसके फादर। जॉन के फादर का नाम भी यहाँ पे लिखा गया है। देखो जॉन के फादर का नाम क्या है, मैट है, और जॉन के दादा कौन है, पॉप पॉप है। तो यहाँ पे टोटल 4 करेक्टर होने वाले हैं। ये आपको क्वेश्चन आंसर में भी क्वेश्चन पूछेंगे, इसकी वजह से मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो देखो यहाँ पे हम सिनेरियो स्टार्ट करते हैं। मॉम, ये कौन बोल रहा है, जॉन बोलता है। जॉन क्या बोला, मम्मी मैं घर आ गया, और जोर से दरवाजा बंद करता है। स्लैम द डोर एंड ड्रॉप्ड हिज बुक्स ऑन ए नियर बाय चेयर। अपनी बुक्स को वो पास ही रखी चेयर पे रख देता है एंड बैग पटक के रखता है और बोलता है मम्मी मैं घर आ गया। समथिंग स्मेल्स गुड, जॉन बोलता है कि मुझे स्मेल बहुत अच्छी आ रही है कि क्या कुछ अच्छा बन रहा है, और पूरे किचन में स्वीट अरोमा था। स्वीट अरोमा मतलब एकदम मीठी खुशबू आ रही थी, जैसे कुछ मीठा बन रहा हो। Hi, John. Home already? His mom turned around. She had just placed a plate of fresh baked cookies on the counter near the open window. जॉन की मम्मी बोलती है कि तुम इतनी जल्दी घर पे आ गए, इतनी जल्दी होम ऑलरेडी। और वो बोलती है कि हाँ मैंने एक फ्रेश बेक कुकीज बनाए हैं, मतलब फ्रेश बेक कुकीज एक नहीं लेकिन हाँ बनाए हैं, और उन्होंने वो विंडो के पास रख दिए थे। विंडो के पास जो यहाँ पे काउंटर है वहां पे उन्होंने रख दिए थे। और ये देखो जॉन आया है घर पे। John reached for a cookie and looked outside. It was kind of day that made John feel warm inside. दिन बहुत अच्छा हो रहा था, एकदम वार्म डे था, तो जॉन को अच्छा अच्छा लग रहा था। फिर आते हैं पॉप पॉप। ये उनके जॉन्स के जो ग्रैंडफादर हैं उनका नाम है ग्रैंडपा का। पॉप पॉप, जॉन्स ग्रैंडपा who lived with them since grandma had died came through the door. यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर दिखाया है कौन, तो जो कि मेन कैरेक्टर है जॉन के ग्रैंडपा या ग्रैंडफादर जिनका नाम है पॉप पॉप। ये तब से इन लोगों के साथ रह रहे हैं जब से जॉन की ग्रैंडमा की डेथ हो गई थी, तब से पॉप पॉप जो है वो जॉन के साथ ही रहते हैं। स्प्रिंग इज हियर, पॉप पॉप सेड। जॉन के जो दादा है पॉपा वो बोलते हैं जॉन स्प्रिंग आ चुकी है, तुम्हें पता है ना इसका क्या मतलब है। जॉन बोलता है हाँ मुझे मालूम है। स्प्रिंग आने के समय ये लोग हर साल एनुअल फेस्टिवल मतलब हर साल ये लोग फिशिंग करने जाते हैं, फिशिंग ट्रिप पर जाते हैं। जॉन और पॉप पॉप आर एनुअल फिशिंग ट्रिप इज कमिंग अप। अम्यूज्ड पॉप पॉप विंक्ड एट जॉन व्हाइल हेडिंग स्ट्रेट फॉर द कुकीज। अब दोनों जने कुकीज खाने जा रहे थे। आई वॉज थिंकिंग मोर ऑफ आर एनुअल स्प्रिंग क्लीनिंग, जॉन्स मॉम सजेस्टेड। अब ये दोनों फिशिंग हर साल करने जाते हैं एनुअल फिशिंग पे, तभी जॉन की जो मम्मी है वो बोलती है कि इससे अच्छा आप लोग मुझे काम कराने में मदद कर दो, मतलब क्लीनिंग एनुअल स्प्रिंग क्लीनिंग कराने में मेरी मदद कर दो। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हारा वैसे भी स्कूल नहीं है कल, और मैं सोच रही हूँ कि क्या तुम मेरी मदद करा सकते हो, ऐसा वो जॉन को बोलती है। तो जॉन एग्री कर लेता है ओके बोल के। द नेक्स्ट डे जॉन एंड हिज मॉम क्लीन द हाउस। दूसरा दिन होता है अब, उसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे जैसा मैं पिक्चर में दिखाया ना, जॉन और ये उसकी मम्मी जो है वो दोनों काम कर रहे होते हैं, क्लीनिंग कर रहे होते हैं। दे क्लीन अपस्टेयर्स इनसाइड आउटसाइड अंटिल एवरीथिंग वाज स्पॉटलेस। जॉन और उसकी मम्मी ने सारा कुछ घर साफ कर दिया था। उन्होंने घर का बाहर की जगह जो थी, सीढ़ियों वाली जगह, अपस्टेयर्स, इनसाइड पूरा घर साफ करा, जब तक एक दाना भी ना दिखे, एकदम मतलब क्लीन कर दिया था, स्पॉटलेस कर दिया था पूरा। टायर्ड दे सैंक इनटू द काउच, बहुत ज्यादा थक गए थे तो एकदम काउच मतलब सोफा, ये जो यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है ना, तो ये लोग बाद में फिर सोफे पे बैठ गए थक हार के। पॉइंटिंग टू पॉपअप्स चेयर जॉन मॉम एक्सक्लेम, ओह दैट ओल्ड चेयर हैज गॉट टू गो, वी विल बाय पॉपअप ए न्यू वन। अब जॉन की अम्मी थक हार के जो बैठी होती हैं उनका ध्यान पॉपअप की यानी कि जॉन्स के ग्रैंडफादर की
चेयर पे पड़ता है। वो बोलती है कि अरे इस चेयर को तो अब जाना होगा क्योंकि बहुत ओल्ड हो गई है और इसके बदले हम पॉप पॉप को नई चेयर दिला देंगे। ओ दैट ओल्ड चेयर हैज गॉट टू गो, वी विल बाय पॉप पॉप ए न्यू वन। इट वॉज ट्रू, जॉन हैड टू एग्री। जॉन भी हाँ बोल देता है कि हाँ पुरानी तो हो गई है तो हाँ बेच देंगे हम। वो थोड़ी थोड़ी फट गई है, फेड हो गई है, उसका कलर जो है वो फेड हो गया, एकदम फीका पड़ गया उसका कलर, और कहीं कहीं जगह से तो वो टॉन भी फट चुकी है। जॉन कम एंड हेल्प मी, वी विल टेक द चेयर टू द फुटपाथ, टुमारो द गार्बेज ट्रक इज गोइंग टू कम। अब जॉन की मम्मी ऐसा बोलती है कि जॉन जॉन तो मुझे मदद करा दो, हम दोनों इस चेयर को मिलके बाहर रख देते हैं। इससे क्या होगा कि कल जब गार्बेज वाला ट्रक आएगा तो वो इस चेयर को ले जाएगा, फुटपाथ पे हम रख देते हैं यानी कि घर के बाहर। एज दे अटेम्प्ट टू मूव द चेयर, जैसे ही वो चेयर हटाने गए तब जोर से पॉप पॉप बोले कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। ओ नो, ही ऑब्जेक्टेड, यू कांट टेक माई चेयर। पॉप पॉप बोलते हैं कि आप मेरी जो चेयर है उसको लेके मत जाओ। तो जॉन की मम्मी बोलती है कि ये पुरानी हो गई है, ये टॉर्न हो गई है और एजिस से तो एकदम खराब हो गई है। और ये पूरा, ये जो जॉन की मम्मी थी कैसे टोन में बोल रही थी, एकदम शार्प एज टू हर टोन, यानी कि थोड़ी गुस्से वाली टोन में बोल रही थी। तो पॉप अप बोलता है नहीं, ट्राइंग टू पुश हिज चेयर बैक टू हिज प्लेस। जो पॉप अप होते हैं पूरा ट्राई करते हैं कि उनकी जो चेयर है वो कोई ना बेचे। But Pop, we will buy a new one. John's mom tried to convince the man. I don't want a new one. Pop's voice trembled. I give up. John mom let go of the chair. We will discuss this tonight when Matt gets home. अब क्या होता है, जॉन की जो मम्मी थी वो बहुत समझाती हैं पॉप को, लेकिन वो समझता नहीं है। तो उसके बाद जॉन की मम्मी बोलती हैं कि अब हम इस मैटर को रात में डिस्कस करेंगे जब जॉन के पापा यानी कि मैट जो नाम है उनका, जब वो आ जाएंगे तब। ये आपको नाम याद रखना है, जॉन के डैड का नाम क्या था, तो मैट, ये यहाँ पे लिखा है मैंने। मैट्स जॉन डैड वाज स्टिल एट वर्क विद ए साई ऑफ रिलीफ। द ओल्ड मैन sank into his chair and closed his eyes. Pop, why you won't let us to get rid of this chair? John asked when his mother left the room. It's sold. अब जब पॉप जब अकेले बैठे होते हैं और जॉन की मम्मी चली जाती है तो जॉन पूछता है कि दादाजी आपने क्यों ये चेयर बेचने नहीं दी, जबकि ये बहुत ओल्ड हो गई है, बहुत खराब हो गई है, तो आपने क्यों बेचने नहीं दी। तो क्या बोलते हैं ये हम एक्टिविटी 4 में देखेंगे, उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन आंसर का आंसर कर देते हैं एंड ये कुछ कीवर्ड्स भी पढ़ लेते हैं। स्लैम्ड मतलब क्या, जोर से दरवाजा या कोई भी चीज को बंद करना। अरोमा मतलब अच्छी स्वीट खुशबू, जैसे कैंडल में से भी आती है। अम्यूज मतलब डिलाइटेड। स्पॉटलेस मतलब बिल्कुल भी गंदा ना होना, एकदम साफ सुथरी जगह। अनसाइटली यानी कि अगली। ऑब्जेक्टेड डिसएग्री या अपोज करना। इंसिस्टेड सेड फोर्सफुली कन्विंस करना, जैसे किसी दूसरे को अपनी बात से कन्विंस करना, सेटिस्फाई करना। साइन ऑफ रिलीफ ए लॉन्ग डीप ब्रेथ व्हेन टेंशन इज ओवर। देखो अब इसके जो हमने ऊपर जितनी भी स्टोरी पढ़ी ना ग्रैंडपा वाली पॉप अप वाली, वो अभी अधूरी बाकी है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन करना होगा। तो देख लेते हैं क्या है। लिस्ट द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स थे, तो सबसे पहले जॉन, फिर उसके दादाजी जिनका नाम था पॉप अप, जॉन की मदर एंड उसके फादर का नाम था मैट। What had John's mom prepared when he came home from school? जॉन की जो मम्मी है उसने क्या बना के रखा था जब जॉन घर पे आया स्कूल से। तो उन्होंने फ्रेश बेक्ड कुकीज बनाए थे। What do the family plan during spring? Annual fishing trip and cleaning the house. What did John and his mom clean? जॉन उसकी मम्मी क्या क्लीन कर रहे थे, तो पूरे स्टेयरकेस को क्लीन करा था, अपस्टेयर्स को, इनसाइड आउटसाइड, until everything was spotless. Why did mom decided to throw away Pop-Pop's chair? तो क्यों सोचा था, क्योंकि उनकी जो चेयर थी वो बहुत ओल्ड और वॉर्न हो गई थी। अब हम आते हैं अपनी स्टोरी पे, कंटिन्यू हो रही है यहाँ से स्टोरी। यू डोंट अंडरस्टैंड जॉन। अब पॉप जो है वो बोलते हैं, एकदम गहरी सी सांस लेते हैं और वो बताते हैं कि इस चेयर से, जिस चेयर पे वो बैठे हैं, ये वाली चेयर, उसकी क्या क्या यादें उनकी जुड़ी हुई हैं बहुत सालों से। तो बताते हैं
I sat in this chair with your grandma right there when I asked her to marry me. It was so long ago, but when I sit in this chair and close my eyes, I feel she's near. अब वो फर्स्ट सीन बता रहे हैं कि जब भी मैं इस चेयर को बैठता हूँ या फिर इस चेयर को देखता हूँ, तो मुझे वो उनसे, जब मैंने शादी करी थी बहुत सालों पहले तुम्हारी ग्रैंड मदर से, वो बातें मुझे याद आ जाती हैं और मुझे लगता है कि वो मेरे एकदम पास बैठी हुई हैं. द ओल्ड मैन पास्ड हिज हेड gently along the arm of the chair. It's amazing, John thought, how Pop-Up can remember things from the past. In the present, he forgot almost everything. John sat down on the floor by Pop-Up's feet and listened as old man went on. सेकेंड यहाँ पे कौन सी बात बता रहे हैं पॉपअप, कि जब तुम्हारे फादर जो थे वो बॉर्न हुए थे, एंड द नाइट योर फादर वाज बॉर्न आई सैट इन दिस चेयर, आई वाज नर्वस, आई वाज स्कैर्ड व्हेन दे placed the tiny baby into my arms, yet I was never happier. A smile suddenly lit his old face. अब दूसरा सिनेरियो यहाँ पे ये बताया कि जब तुम्हारे पापा यानी कि जॉन के फादर मैट जब पैदा होने वाले थे, तब भी पॉपअप यही चेयर पे बैठे हुए थे, बहुत टेंशन के साथ थे जब डॉक्टरों ने उनको बेबी थमाया था उनके आर्म्स में. तो यही बता रहे हैं कि तब मुझे ये चेयर पे मैं जब बैठा था उससे मुझे ये सारी चीजें याद आती हैं. आई थिंक आई एम बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड, जॉन सेड थॉटफुली. अब जॉन को समझ आता है कि दादाजी को उनकी चेयर इतनी क्यों पुरानी थी. धीरे धीरे वो समझने लगता है. Many years later, Pop-Up voice broke and he paused a moment before he continued. अब जब पॉपअप बता रहे थे तब वो बोले बहुत सालों बाद, और उनकी आवाज में थोड़ी सी नमी थी ये बात बताते हुए. ये बात क्या थी? डॉक्टर ने जब वो बताया था कि उनकी जो वाइफ है यानी कि जॉन की ग्रैंड मदर जो है वो जब बीमार है तब भी वो इसी चेयर पे बैठे हुए थे, और जब I was lost without her, but the chair gave me comfort and warmth. और जब उसकी दादी की डेथ हुई थी तब भी वो इसी चेयर पे थे और उनको बहुत याद करा करते थे, लेकिन इस चेयर ने मुझे बहुत कंफर्ट और वार्म दिया था उस समय पे जब मेरे पास कोई भी नहीं था. The old man's sadness seemed to grow as he recalled the unfortunate day. और वैसे ही वो धीरे करके बताने लगते हैं ये सारी चीजें. तब वो बोलते हैं कि ये चेयर सिर्फ चेयर नहीं है, ये मेरी एक ओल्ड पुरानी दोस्त की तरह है. यस, वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट टुगेदर, पॉपअप सेड. हम दोनों ने बहुत चीजें सही हैं, हम दोनों ने बहुत चीजें देखी हैं. हम दो मतलब पॉपअप और उनकी चेयर. तो इसी की वजह से उनका और उनकी चेयर का कनेक्शन बहुत गहरा होता है और उनको ऐसा नहीं लगता कि कोई मेरी चेयर को हाथ लगाए या उसको बेच दे. That night, however, when John and Pop-Up were asleep, John's mom and dad carried the chair out to the footpath. It was a starless night, though spring had set in. Snow fell silently from the black chine-covered Pop-Up's chair with a blanket of white. अब क्या होता है, जब सब लोग सो रहे होते हैं, जॉन और पॉपअप सब लोग सो रहे होते हैं, तो जॉन की मदर और उसके फादर यानी कि मैट, वो दोनों लेके पॉपअप की चेयर को बाहर रख देते हैं आंगन में. उसमें क्या होता है, एकदम स्टारलेस नाइट थी यानी कि कहीं भी स्टार नहीं थे और एकदम स्नो हल्की हल्की गिर रही थी. तो सुबह तक क्या होता है, एकदम पूरी जो चेयर है पूरी की पूरी एक ब्लैंकेट लगती है वाइट कलर का, यानी कि पूरी स्नो से कवर्ड होती है. जैसे ही सुबेरे होती है तो जॉन ऊपर आता है अब पॉपअप से मिलने, और वो देखता है कि पॉपअप जो है उनके एकदम आंखों से आंसू बह रहे हैं. क्यों होता है, तो वो पूछता है जॉन कि क्या हुआ दादाजी. तो वो सामने की तरफ इशारा करते हैं उसके दादाजी. तब वो देखता है और वो भाग के बोलता है अपनी मम्मी पापा से और जोर जोर से बोलता है. He ran outside. Wait, don't take the chair, he shouted, waving both arms in air as he rushed to stop the man from taking the chair away. अब जॉन जो होता है वो भागते दौड़ते आता है और बोलता है प्लीज इस चेयर को मत ले जाओ, और वो अपनी मम्मी को समझाता है कि पॉपअप को देखो मम्मी, उनकी हालत कैसी हो गई है, आप ये चेयर को नहीं फेंक सकती. ये सिर्फ चेयर नहीं है, ये पॉपअप की एक याद है, उनकी एक दोस्त की तरह, अच्छी दोस्त की तरह जो उनके साथ हमेशा से रह चुकी है. जॉन मॉम को समझ में आ जाता है, वो दादाजी को देखती है यानी कि उनके ससुर को देखती है और वो समझ जाती है कि हाँ ये जॉन सही बोल रहा है, उसके दादाजी भी सही बोल रहे हैं. धीरे करके वो घर के अंदर आती है and with her middle finger and ring finger she wiped away a tear, and then she looked the old man face into both her hand and said, I'm sorry Pop-Up, I guess I just didn't realize how much the chair meant to you.
जॉन एंड आई विल ब्रिंग योर चेयर बैक साइड, यानी कि अब उसकी अम्मी बोलती है कि सॉरी मैं आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाई, एंड वो दोनों यानी कि जॉन और उसकी मम्मी दोनों चेयर को स्नो में से वापस ले आते हैं घर पे। दे बुस्ट ऑफ द स्नो विद देयर हैंड्स, उन्होंने स्नो को ऊपर ऊपर से झाड़ दिया, एंड फायर प्लेस यानी कि आग के पास रख दिया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंडी का समय था, स्प्रिंग खत्म होने आ रही थी तो ठंडियों का समय था, तो वहां पे फायर जल रही थी, उसके पास में रख दिया जिससे जितनी भी स्नो है वो पूरी मेल्ट होके नीचे गिर जाए। जॉन्स मॉम स्टेप बैक देन एंड एज इफ सीइंग द चेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्पोक टू हरसेल्फ, आई गेस इट डज गिव द रूम ए सर्टेन टच ऑफ करेक्टर। वो धीरे से थोड़ा पीछे होती हैं और बोलती हैं, मुझे लगता है कि रूम को एक पर्सनल टच देती हैं, एंड इस चेयर को घर में रखने से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। एंड जॉन पॉप wholeheartedly agree that the living room would be rather dull without this old chair, और पूरा जो लिविंग रूम है अगर ये चेयर नहीं रही तो पूरा रूम जो है वो डल पड़ जाएगा। हमारे घर में भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है, बहुत पहले से हम देखते आ रहे होते हैं, तो ऐसी अगर आपके पास कोई भी चीज़ है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं आपकी कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपका पूरा कनेक्शन है। जैसे किसी के पास बहुत पुराना टीवी होता है, या किसी की कुछ बचपन के शेल्स कलेक्ट करे हुए होते हैं, स्टैम्प कलेक्शन होती है, मार्बल्स होते हैं, या कुछ और टॉयज भी हो सकते हैं। तो यू कैन फ्रीली कमेंट डाउन बिलो एंड मुझे भी ऐसे कमेंट पढ़ने में मजा आएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एक्टिविटी 5। इसके अंदर हमें ऊपर जो हमने स्टोरी पढ़ी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जो कि हमें सॉल्व करने होंगे। फर्स्ट इज, व्हाट डिड ग्रैंडपा रिमेंबर अबाउट द चेयर? ग्रैंडपा रिमेंबर दैट ही सैट इन दिस चेयर, यहाँ पे चेयर आएगा, when he asked John grandma to marry him the night John father was born, and the day doctor called and told me that John grandma was ill। ठीक है, इस चेयर से उनकी क्या क्या यादें जुड़ी हुई हैं ये पूरी बात यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट आंसर में मैंने लिखी है। अगर आपको अच्छी तरह नहीं दिख रहा तो आप प्लीज इस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लें, यानी कि इस जो आपकी वीडियो चल रही है उसको स्क्रीनशॉट लेके जूम इन करके आप लिख सकते हैं इस आंसर को। सेकंड, व्हेन डिड डैड एंड मॉम पुट द चेयर आउट ऑफ द हाउस? तो उन लोगों ने कब रखी थी? रात के समय जब सब लोग सो रहे थे, स्टारलेस नाइट थी तब। डैड एंड मॉम पुट द चेयर आउट व्हेन जॉन एंड पापा वर asleep। व्हाट वाज ग्रैंडपा's रिएक्शन व्हेन ही सॉ द चेयर ऑन द फुटपाथ? ग्रैंडपा का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने अपनी प्यारी सी चेयर को फुटपाथ पे पड़ा हुआ देखा? तो उनके आंखों से आंसू आने लगे, वो बहुत ज्यादा सैड हो गए थे। एंड when he saw the chair on the footpath, जब उन्होंने चेयर को देखा तो वो एकदम रोने लगे थे। Why did John stop man from carrying chair away? John stopped the man from carrying the chair away because he realized the value of chair for his grandpa। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला जो है ये आप खुद से करेंगे, क्योंकि इसमें आपको बताना है कि क्या आपको ये जो हमने स्टोरी पढ़ी उस स्टोरी का एंड जैसे हुआ है क्या आपको वो अच्छा लगा? अगर हाँ तो उसका रीजन बताओ, और अगर नहीं तो उसका भी जस्टिफाई रीजन बताओ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हु सेड टू whom एंड व्हेन? फॉलोइंग जो हमें सेंटेंस दिए हैं वो किसने किसको कहे और कब बोले ये हमें बताना है। समथिंग स्मेल्स गुड, ये कब बोला गया था? तो जब जॉन घर पे आया था और उसकी मम्मी ने जब कुकीज बनाए थे उस समय की ये सेंटेंस है। तो जॉन ने अपनी मम्मी को बोला था कि कुकीज की जो स्मेल है, जो अरोमा है, वो बहुत अच्छी आ रही है। और कब? एक दोपहर के समय। ये हमने अंदाजा लगाया है कि दोपहर के समय ही बोला गया होगा। वाई? बिकॉज स्कूल जनरली कब यानी बच्चे कब छूट के आते हैं? तो ऑलमोस्ट आफ्टरनून में। तो ये सिर्फ अंदाजा लगा के मैंने लिखा है। स्प्रिंग इज हियर, पॉप सेड टू जॉन इन वन आफ्टरनून, दैट ओल्ड चेयर हैज गॉट टू गो। ये उसकी मम्मी यानी कि जॉन की अम्मी जॉन को बोलती हैं, एक दिन बोलती हैं। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक आफ्टरनून इवनिंग यहाँ नहीं मेंशन करा, इसलिए मैंने लिख दिया एक दिन बोला गया था। यू कांट टेक माई चेयर, पॉप सेड टू जॉन्स मॉम वन डे, आई थिंक आई एम बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड, जॉन सेड टू पॉप इन वन इवनिंग, आई थिंक आई एम बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड। ये कौन बोलता है? जॉन बोलता है पॉपअप को। कब बोलता है? जब वो पॉपअप उनको सारी बात बताते हैं, जॉन को जब बताते हैं कि इनसे क्या क्या मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, तब जॉन अंडरस्टैंड करता है पॉपअप की फीलिंग को। दिस चेयर इज लाइक ए फ्रेंड, जॉन सेड टू हिज मॉम इन वन मॉर्निंग।
अब क्या है, एक्टिविटी 6 में आपको होमवर्क में देती हूँ। इसके अंदर आपको ऐसे सेंटेंस फाइंड करने होंगे जो कि ये फॉलोइंग सेंटेंस से मैच करते हैं। ये सारे सेंटेंस आपको स्टोरी में मिल जाएंगे, उसमें से आपको ढूंढ के सेम मीनिंग वाले सेंटेंस को ढूंढ के यहाँ पे लिखने होंगे। स्टोरी, वर्ड्स लाइक वॉन एंड टॉन आर फाउंड, दे आर सिमिलर इन साउंड। वॉन और टॉन दोनों जो वर्ड है वो साउंड में कैसे है, सिमिलर है। लेकिन अगर इन दोनों वर्ड को हम देखें ना, दोनों का मतलब अलग अलग है। तो देख लेते हैं होमोफोन्स क्या होता है। होमोफोन्स मतलब ऐसे टाइप के वर्ड जो कि एक या दो से ज्यादा वर्ड्स होते हैं लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। अब कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, सेम साउंड आती है इनमें से, लेकिन इनकी जो स्पेलिंग और मीनिंग है दोनों डिफरेंट होते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको टाइप करके दिखाती हूँ जिससे आपको अच्छी तरह मालूम चलेगा। एक होता है अफेक्ट, जिसका हम एग्जांपल ले लेते हैं कॉज एंड इफेक्ट। जैसे अगर मैंने ज्यादा खाना खाया तो मैं मोटी हो जाऊंगी, तो ये क्या है, अफेक्ट है। फिर आता है इफेक्ट। एक होता है अफेक्ट और एक होता है इफेक्ट, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। फिर इसी की तरह एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक होता है वीक, यानी कि हफ्ता जिसको हम बोलते हैं। एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो वीक क्या है, हफ्ता। दूसरा आता है वीक, बोलने में दोनों सेम है लेकिन मीनिंग कैसे अलग है। दूसरे वीक का मतलब क्या होता है कि ये पर्टिकुलर इंसान क्या है, कमजोर है। तो दोनों का मीनिंग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है वो दोनों का सेम है। जैसे ये टू टू टू, एक ये टू जो कि हम सेंटेंस में यूज करते हैं, एक ये वाला टू जो कि हम गिनती में यूज करते हैं, एंड ये वाला टू भी हम ग्रामर में यूज करते हैं बेसिकली। आर और अवर, आर मतलब मेरा या हमारा, और आर मतलब घंटा। सम और सम मतलब थोड़ा, और ये वाला सम मतलब एडिशन वाला सम होता है ना, हम मैथ्स में जो करते हैं। एक मिनट, वो कहाँ गई, देखो ये वाला सम, प्लस जिसको हम बोलते हैं, ऐसा होता है ना प्लस का सिंबल, ये थोड़ा इसमें अच्छा नहीं बन रहा। फिर होता है वे और वे। फिर डाई और डाई, ये वाली डाई मतलब कौन सी डाई, मर जाना। और ये वाली मतलब टाई डाई जिसको हम बोलते हैं। फिर आते हैं प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बोल लो, और प्रिंसिपल मतलब जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो। फिर आते हैं होमोनिम। इसका मतलब क्या होता है, ये ऊपर वाले से थोड़े अलग हैं लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, होमोनिम मतलब क्या होता है, सेम स्पेलिंग एंड साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। इसमें स्पेलिंग भी सेम होती है एंड इनकी जो साउंड होती है वो भी सेम होती है। डिफरेंट क्या है, इनका मीनिंग डिफरेंट है। जैसे कि टाइप, देखो यहाँ पे टाइप लिखा है। एक टाइप का मतलब होता है कि ये पर्सन इस टाइप का है। सेकंड मतलब टाइप करना। कैपिटल, अब कैपिटल के भी दो दो मीनिंग होते हैं। एक कैपिटल मतलब जैसे इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है। दूसरा इसका मीनिंग क्या हो गया, कॉमर्स के अंदर अगर आप पढ़ोगे बड़े स्टैंडर्ड में 11th-12th में, अगर आपने कॉमर्स लिया तो उसके अंदर कैपिटल मतलब मूडी होता है। मूडी मतलब एक बिजनेस के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, इसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है जैसे सेल का, इधर एग्जांपल दिया है, किधर दिया, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं एरो ड्रॉ कर देती हूँ। ये देखो इधर, सेल मतलब क्या, एक सेल का मतलब तो ये होता है बैटरी, जो कि हम रिमोट में डालते हैं या फिर टॉयज में डालते हैं। दूसरे सेल का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में कितने सेल्स अवेलेबल हैं। तीसरा सेल का ये भी हो सकता है कि एक्सेल शीट जो आती है, एक्सेल शीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, उसके अंदर कितने सेल्स हैं, ठीक है। फिर एक आता है लॉन्ग। लॉन्ग एक कौन सा हो गया कि लंबाई, कि ये कितनी लंबी है, यानी कि एक यहाँ से लेके वहां तक अगर मैं नापू कोई जगह को तो वो कितनी लॉन्ग है। फिर आता है रिवर, कि रिवर कितनी लॉन्ग है। तो दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। तो आप समझ गए। एक तो आता है होमोफोन्स। होमोफोन्स में यहाँ पे मैं एक बार शॉर्टकट की लिख देती हूँ। देखो इसमें क्या है, सेम साउंड but different spelling and meaning.
ठीक है, देखो ये मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है और इसका मैं इधर लिख देती हूँ। होमोनिम का मतलब क्या होता है? सेम स्पेलिंग, स्पेलिंग भी सेम रहती है इसमें और साउंड भी सेम रहता है एंड साउंड बट डिफरेंट। डिफरेंट क्या है इसमें? मीनिंग डिफरेंट है। दो वर्ड्स दिखते सिमिलर है, लिखा भी सेम जाता है, लेकिन उनका मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। देख लेते हैं हमें आगे क्या एक्सरसाइज दी हुई है। एक्टिविटी 7, just as grandfather had great attachment for old chair, we love various things, especially if they are treated to our early childhood. Example, toys given to us on our birthdays, marbles, cricket bat balls, etc. एक्टिविटी 7 में आपको ये बताया गया है कि जैसे ग्रैंडफादर को उनकी चेयर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, लव अफेक्शन जुड़ा हुआ था, वैसे ही हमारी चाइल्डहुड की कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत पसंद आती है। जैसे कि कुछ टॉयज किसी ने हमें स्पेशली दिए हुए हो, मार्बल्स, क्रिकेट के बैट बॉल, या फिर कोई कार्टून भी हो सकता है। जैसे मैं जब छोटी थी तो मैं डोरेमोन देखती थी, पीटर एंड पायरेट्स आता था एक ऐसा करके जिसमें पिक्सी डस्ट और मिकी माउस वाला आता था। पिक्सी डस्ट वो वाला एक था, मुझे एग्जैक्ट नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन ऐसा ही कुछ नाम था, पीटर एंड पायरेट्स करके। तो मैं वो देखा करती थी, बतानी है, जो आपको बहुत पसंद है एंड आपने प्रिजर्व कर यानी कि संभाल के रखी है। भले ही वो खराब हो गई हो, टॉर्न हो गई हो या फिर खराब कंडीशन में हो, लेकिन आपने उनको थ्रो अवे यानी कि फेंक नहीं दिया। तो ऐसी आप लिस्ट तैयार करो और अपने फ्रेंड्स के साथ एंड मेरे साथ शेयर करो इन कमेंट बॉक्स। एक्टिविटी 8 और ये सिर्फ पढ़ने की है। एक्टिविटी 9 पढ़ लेते हैं। नाउ रीड एंड एंजॉय द फॉलोइंग पोएम। In this poem, a young girl has expressed her feelings for a friend in a direct and touching way. The poem is about the importance and responsibility of being a friend. यहाँ पे एक लड़की है, यंग गर्ल है, वो अपनी फीलिंग बता रही है। किस बारे में अपनी फीलिंग बता रही है? वो अपने फ्रेंड को एक फीलिंग बता रही है और इम्पोर्टेंस बता रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की, कि फ्रेंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फ्रेंडशिप क्या होता है? जब आप सैड हो, आई विल ड्राई अप योर टीयर्स। अगर आप सैड हो, अगर आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं तो आपके आंसू पोंछने में ज़रूर आएंगे। सिर्फ सहानुभूति देना नहीं, लेकिन आपकी मदद करने ज़रूर आएंगे। जब आप डरे हुए हो तो कोई अच्छा सच्चा जो दोस्त होगा वो आपके डर को भगा देगा। आई विल ईज योर फियर्स। जब आप वरीड हो, किसी चीज़ के लिए टेंशन में हो, तो आपका दोस्त आपको होप देगा, झूठी दिलासा नहीं, सही वाली। इफ़ यू वॉन्ट टू गिव अप, अगर आप किसी चीज़ को छोड़ने वाले हो या फिर आप हार मान रहे हो, डर रहे हो फेलियर से, तो आपका दोस्त अगर अच्छा है और सच्चा दोस्त है तो आपकी ज़रूर मदद करेगा टू कोप अप विद इट। आप कोई जगह लॉस्ट हो गए, यानी कि कुछ ख्याल में लॉस्ट हो गए या किसी चीज़ में कुछ आप पढ़ रहे थे या कुछ हो रहे थे, तो आप लॉस्ट हो गए, आप दिशा से भटक गए, तो वो आपको लाइट दिखाएगा, आपको रास्ता दिखाएगा। आई विल बी योर बीकॉन। बीकॉन मतलब क्या? एक गाइड की तरह ऐसे एक्ट करेगा। शाइनिंग सो ब्राइट, दिस इज माई ओथ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, आई प्लेज टू एंड। वाई यू मे आस्क, अगर आप पूछ रहे हो कि मैं ऐसा सब क्यों करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, तो ये पूरी पोएम बहुत अच्छी थी। जिसने लिखी थी उनका नाम है निकोल रिची, एंड ये पूरी की पूरी पोएम फ्रेंडशिप पे बेस है। अभी फ्रेंडशिप डे आने ही वाला है, तो प्लीज अपने फ्रेंड को ये फ्रेंडशिप वाली पोएम सुना दें, वो खुश हो जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या बताया गया है? टिक मार्क द सेंटेंस नियरेस्ट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग लाइंस। हमने जो ऊपर पोएम पढ़ी अभी अभी, उससे हमें उस सेंटेंस से हमें कौन सा सेंटेंस दूसरा सिमिलर लग रहा है उसको हमें टिक करना है। एक है आई विल ईज योर फियर्स, यानी कि मैं तुम्हारे फियर जो है, जो तुम्हारा डर है, उसको भगा दूंगा। तो इससे हमें दूसरा कौन सा समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पे टिक कर देती हूँ। यहाँ पे एरो पता नहीं कहाँ चला गया है मेरा, चलिए कुछ भी ले लेते हैं। I will make you more fearful. I will support you so that you have less tension. I will teach you to be more adventurous. तो यहाँ पे ये वाला आएगा। When you are lost, जब आप कहीं खो चुके हो, आप कोई चीज़ में खो चुके हो। You are lost in jungle.
You do not know what to do. You have lost something valuable. When you are lost, you do not know what to do. जब आप खोए हुए रहते हो तब आपको मालूम नहीं चलता कि आपको क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर आएगा बी. देन क्या है? दिस इज माई ओथ दैट आई प्लेज टू द एंड. मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ. दिस इज माई प्रॉमिस फॉर एवर. एट लास्ट आई विल हेल्प यू. आई विल हेल्प यू इन ऑलमोस्ट ऑल डिफिकल्टीज. यहाँ पे क्या है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ. प्रतिज्ञा मतलब एक टाइप का प्रॉमिस. तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. फर्स्ट वन क्या था? आई विल ईज योर फियर्स, यानी कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा. सेकेंड क्या है? जब आप लॉस्ट होगे तो इसका सिमिलर कौन सा सेंटेंस बन सकता है? जब तुम्हें कुछ मालूम नहीं चलता तब. यू डोंट नो व्हाट टू डू. आपको आगे क्या करना है आपको नहीं, आप लॉस्ट हो चुके हो. दिस इज माई ओथ दैट आई प्लेज टू द एंड, यानी कि ये मेरा प्रॉमिस है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ फॉर एवर. तो आगे कौन सा है? ओके, एक और भी है. क्या है? आई विल हेल्प यू कोप. आई विल डू थिंग्स फॉर यू. आई विल हेल्प यू फेस द सिचुएशन. आई विल एड टू योर कॉन्फिडेंस. मैं तुम्हें कोप अप करने में मदद करूंगा. आई विल हेल्प यू फेस द सिचुएशन. बी आंसर आएगा. एक्टिविटी 10 में आपको क्या करना है? थिंक अबाउट योर फ्रेंडशिप विद समवन इन स्कूल और नेबरहुड. वर्क इन पेयर्स एंड शेयर योर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस अबाउट यू एज अ फ्रेंड एंड अबाउट योर फ्रेंड. You can use the following table to note down and share information on various situations of your life. Activity 10 में अपने आपको, यानी कि आपको अपने फ्रेंड के साथ हो, आपको ये सोचना है कि कोई स्कूल फ्रेंड या नेबरहुड में. तो यहाँ पे आपको कुछ सिचुएशन दी हुई है. यहाँ पे कुछ कॉलम दिए हैं. व्हाट डू यू डू फॉर योर फ्रेंड्स. अगर आपका फ्रेंड के लेस मार्क्स आ रहे हैं या फिर आपका फ्रेंड जो है वो फेल हो गया है, तो आप अपने फ्रेंड के लिए क्या करोगे? व्हाट डू योर फ्रेंड्स डू फॉर यू, यानी कि यहाँ पे इस कॉलम में आपको लिखना होगा कि आप क्या करोगे अपने फ्रेंड के लिए अगर वो फेल हो गया तो. और सेकंड कॉलम में आपको बताना है कि आपके फ्रेंड क्या करेंगे. व्हाट डू योर फ्रेंड्स डू फॉर यू, यानी कि अगर आप फेल हो गए तो आपके फ्रेंड आपके लिए क्या करेंगे. ठीक है, समझ गए. इसमें आपको अपने फ्रेंड का बताना है क्या करेंगे वो लोग, एंड इसमें आपके फ्रेंड आपका बताएंगे. तो आपको इस तरीके से लिखना होगा. तो आई थिंक चैप्टर, हाँ, तो चैप्टर हो चुका है ओवर. आई होप आप सबको समझ आ गया होगा. मैंने कुछ कुछ एक्सरसाइज नहीं कराई है बिकॉज वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दी है. मैंने बहुत बार ऐसा वीडियो में देखा है कि लोग सिर्फ, यानी कि बच्चे जो है वो सिर्फ कॉपी करके लिख लेते हैं, तो इससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा. इसलिए मैंने आपको कुछ कुछ एक्सरसाइज होमवर्क में दी है जिससे आप खुद प्रैक्टिस करके लिखोगे. अगर नहीं समझ आ रहा तो मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन पहले आप फर्स्ट ट्राई करोगे. अगर नहीं समझ आया तो मैं श्योरली आपकी हेल्प कर दूंगी.